हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है उदेशिका प्रीएम्बल। ये अध्याय 3 है। देखिए, भारत की जो प्रस्तावना है आपको अच्छे से याद रखना है। प्रस्तावना के प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक वर्ड को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका संविधान में किस रूप में व्याख्या होता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, जो प्रस्तावना है किस वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यह इंग्लिश में है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आप जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। उदेशिका का जो महत्व है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई उदेशिका का संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उदेशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। याद रखिएगा, उदेशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में जो है समाविष्ट है। संविधानविदों ने उदेशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। किस रूप में? आत्मा के समान जो है इसे माना है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार ये कहते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उदेशिका का जो महत्व है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो महत्व है वो है किस रूप में? संविधान के प्राधिकार का स्रोत, राज्य का स्वरूप, इसके बाद संविधान का उद्देश्य और संविधान के लागू होने की जो तिथि है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान के प्राधिकार का जो स्रोत है, याद रखिएगा, भारत की जनता। कौन है जो स्रोत है? भारत की जनता। कारण यह कि संविधान का निर्माण भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों ने किया और उन्हीं के द्वारा इसे अंगीकृत किया गया है, इसीलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। राज का स्वरूप क्या है? तो संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान का जो उद्देश्य है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुलभ कराना। उन्हें सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जो न्याय है इसको प्रोवाइड कराना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना, यानी बोलने, बात करने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने बातों को मतलब कि कहने के लिए आपको आजादी है। आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, उसमें आस्था रख सकते हैं, ये सभी आपको स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता को जो है सुनिश्चित करना। आपकी जो प्रतिष्ठा है और जो आपको अवसर दिए गए हैं, जैसे नौकरी पेशे के लिए समान अवसर है, सबके साथ बराबरी का जो है व्यवहार किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना, यह है संविधान का उद्देश्य। और संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो है आपका 26 नवंबर 1949। रट जाइएगा, संविधान के लागू होने की जो तिथि है वह 26 नवंबर 1949।
ओदेशिका के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान घोषित करता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को एडॉप्टेड यानी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया है। अतः इस देश की संप्रभुता अंततः किसमें निहित है? तो लोगों में ही निहित है, भारत के जनता में निहित है। यह लोगों के उन आदर्शों व आकांक्षाओं जिन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसका भी ये उद्घोषणा करता है। आदर्श आकांक्षाओं से भिन्न है। संविधान के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करने के आदर्शों को प्राप्त कर लिया गया है, परंतु आकांक्षाओं के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता आदि तत्व हैं जिन्हें अभी भी प्राप्त किया जाना है। उद्देशिका, याद रखिए, उद्देशिका आदर्श व आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन हैं। उद्देशिका का जो उद्देश्य है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के प्राधिकार का स्रोत स्पष्ट करना, जो उद्देश्य है क्या है? संविधान के प्राधिकार का जो स्रोत है इसको स्पष्ट करना। उद्देशिका से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत के लोगों में ही निहित है। संविधान निर्माण का जो उद्देश्य है इसको स्पष्ट करना, इसका भी प्रीएम्बल का उद्देश्य है। और उद्देशिका जो प्रीएम्बल है, उद्देशिका में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा की थी। उद्देशिका में संविधान के अधिनियम की तिथि का उल्लेख है। उद्देशिका में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार के स्वरूप के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। उद्देशिका के जो शब्दावली है इस पर जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इस पर विचार करते हैं। उद्देशिका की जो पहली शब्दावली है संप्रभुता संपन्न, इसका मतलब क्या है? संप्रभुता संपन्न यानी संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अगर बात करें तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। क्या होगा? एक भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में यानी देश के अंदर और बाहर के मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यही है संप्रभुता संपन्न राज्य। और वह अपनी किसी भी आंतरिक एवं बाह्य नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र के साथ संधि एवं मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में जो है निहित है। एक संप्रभु राज होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। याद रखिएगा, संप्रभु राज होने के जो उद्देश्य हैं, जो नाते दिए गए हैं, जो क्या है, तो विदेशी सीमा जो विदेशी सीमा होता है इसको अधिग्रहण या किसी अन्य देश को जो अन्य देश के पक्ष में अपनी जो सीमा है इससे मतलब इसके अपने दावे को भी ये क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो दूसरा जो वर्ड आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। प्रीएम्बल में जो महत्वपूर्ण दूसरा जो वर्ड है वह है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। देखिए, सोशलिज्म यानी समाजवाद से संविधान का जो अभिप्राय है वो क्या है? लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। किस तरह का ये समाजवाद है? लोकतांत्रिक, न कि साम्यवादी। इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिससे उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। तो मार्क्सवाद और गांधीवादी का ये मिला जुला रूप है भारतीय समाजवाद, लेकिन सबसे ज्यादा झुकाव किस ओर है? तो गांधीवादी समाजवाद की ओर। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष सेकुलर। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन या अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है क्या? यह मतलब नहीं है कि भारत में कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्म विहीन राज्य है या अधार्मिक या धर्म विरोधी राज्य है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भारत है यह राज्य मतलब इसका सीधा अभिप्राय यह है कि यह राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं है और सर्वधर्म संभाव है,
यानी सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, सर्वधर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का यह अनुकरण करता है। यह है पंथ निरपेक्ष का मतलब। इसका तात्पर्य यह भी है कि राज धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। राज धर्म को किसी नागरिक का जो है व्यक्तिगत विषय समझता है। जो धर्म है नागरिकों का ये अपना व्यक्तिगत जो है विषय है। कोई मतलब कि हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, तो इनके अपने अपने मतलब जो लोग हैं इनके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने धर्म को मानने का इन्हें स्वतंत्रता है। इसलिए जो राज्य है किसी धर्म को मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, सभी को समान समझता है। तो राज धर्म को किसी नागरिक का व्यक्तिगत जो है विषय समझता है, जिसमें किसी धर्म में विश्वास करने या ना करने का अधिकार सम्मिलित है। इसके बाद भी भारत अपने विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के कारण उस अर्थ में पंथ निरपेक्ष नहीं है जिस अर्थ में पश्चिमी देश है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। इन तीनों शब्दों को याद रखिएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द के संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद लोकतांत्रिक के बारे में देख लेते हैं। लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य क्या है? लोकतांत्रिक पद का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों के द्वारा निर्वाचित हैं। भारत प्रतिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें सांसदों और विधायकों का यानी जो एमपीज और एमएलएज हैं, इनका सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। पंचायतें और नगर पालिकाओं के माध्यम से लोकतंत्र को अत्यंत निचले स्तर तक लाए जाने का प्रयास किया गया है। और 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93, 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में और 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1993 में लागू हुआ, जिसमें पंचायत और नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो इसके होते हुए भी किसके जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है यानी पंचायत और नगर पालिका के होते हुए भी प्रस्तावना में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र का अपितु सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी सम्मिलित किया गया है। देखिए लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, डायरेक्ट तौर पे करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। यहां पे जो शक्ति का इस्तेमाल होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। ये जो 4 मुख्य औजार हैं कौन कौन से हैं? परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, और इसके बाद जनमत संग्रह। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? आप किस देश को मतलब इसके उदाहरण के तौर पर रखते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य की संकल्पना उस राज का प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, उच्च पद पर होती है। इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और सभी सार्वजनिक पद पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए जो है खुले होते हैं। मतलब सभी नागरिक किसी भी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। इसमें कोई वंशानुगत शासक जो है नहीं होता और राज्य का अध्यक्ष लोगों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? तो देखिए प्रियम्बल यानी उद्देशिका भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। किसी भी प्रकार की जो है क्वालिफिकेशन यानी अर्हता, जो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अर्हता यानी क्वालिफिकेशन के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में जो है राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण किस माध्यम से? अनुच्छेद 15(4)
उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में, और अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। 1917 के रूसी क्रांति से किन किन शब्दों को लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को याद रखिएगा। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता एक मुक्त यानी ओपन सोसाइटी की अनिवार्य विशेषता है। स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो 25, 26, 27, 28 है, क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड अनुच्छेद हैं, उपबंध किए गए हैं। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब क्या है? समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग को किसी विशेषाधिकार नहीं, समाज के जो वर्ग है किसी भी वर्ग को, किसी भी क्लास को कोई विशेषाधिकार नहीं है और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जब तक प्रतिष्ठा व अवसर की समता नहीं है तब तक स्वतंत्रता रूपी फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में भारतीय संविधान केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर राज्य के द्वारा किसी भी भेद को अवैधानिक घोषित करता है। अनुच्छेद 15 जो है इलीगल, अवैधानिक। इसके साथ ही समाज के उपेक्षित वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संसद ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुछ कानून बनाए हैं। यह संरक्षणात्मक विभेद यानी, आप याद रखिएगा, यह संरक्षणात्मक विभेद यानी उक्त वर्गों के संरक्षण के लिए किया गया एक सकारात्मक जो है भेदभाव है। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक अच्छा भेदभाव है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 39 के अनुसार अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करता है, याद रखिएगा। इसके बाद उद्देशिका जो है संविधान का भाग होने पर विवाद है। उद्देशिका जो है ये संविधान के भाग होने पर किस तरह से विवाद में मतलब रहा, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका विवाद क्या है? एक केस है बेरूबारी यूनियन के मामला 1960 का। तो 1960 में एक केस है बेरूबारी का। बेरूबारी यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था, यह बात कही थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। तो 1960 में जो केस आया था उससे पहले जो बात कही गई कि जो प्रिएम्बल है वो संविधान का, हमारे भारतीय संविधान का अंग नहीं है। जुलाई 1967 में गोलकनाथ मामले में सहमति प्रकट की गई थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल का सहारा लिया जा सकता है। और 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? 1960 के अपने पूर्व निर्णय को, 1960 का जो केस है आपको मालूम है, बेरूबारी यूनियन के जो मामले आए थे 1960 में आया था, इसके निर्णय को, अपने पूर्व निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में 1973 में अपने पूर्ण निर्णय को निरस्त कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद के संशोधन करने की जो शक्ति है इसका विषय उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान हैं। यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा, क्या मूलभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो मूल संविधान है उसकी मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बाकी
मतलब अगल बगल से चीजों को बदल सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मूल बातें हैं, मूल जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो वही बात कहा गया कि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, इसको नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हालांकि यह संविधान का अनिवार्य भाग नहीं है। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा, एस आर बोमईवाद 1993 का प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसके मौलिक संरचना में शामिल है। इसके बाद रघुनाथ राव मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है शक्ति का स्रोत नहीं है, और क्या कहा, इसके द्वारा विधानमंडल पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, और जो मतलब प्रस्तावना है यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। तो रघुनाथ राव मामले में न्यायालय ने इन बातों को कहा प्रियम्बल के संदर्भ में कि शक्ति का स्रोत नहीं है, इसके द्वारा विधानमंडल पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, और यह संदिग्ध तथा दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता जैसा कि संविधान में समाविष्ट है, लिखा गया है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि देश के सभी वर्गों में व्याप्त भ्रातृत्व की भावना राज को पंथ निरपेक्ष बनाकर, क्या राज को पंथ निरपेक्ष बनाकर सभी वर्गों के लोगों के मौलिक अधिकारों व अन्य अधिकारों को सुनिश्चित कर तथा उनके हितों का संरक्षण करके बंधुता का लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की गई है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बावजूद भी बंधुता का जो बंधुता है, इसका एक उत्तरोत्तर विकसित होने वाली जो है प्रक्रिया है, और 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने से इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51A है, यह मतलब हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय तथा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 51 में, और यह हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ के मतलब कि सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उदेशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ने उदेशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की जो है संज्ञा प्रदान की है। देखिए, इसके बाद उदेशिका के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं, तो आप जो है पूरे फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे उदेशिका प्रस्ताव है कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा, उदेशिका जो प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उदेशिका संविधान का जो अंग है, इसका जो वाद है पूरा दिया गया है यहाँ पर। जैसे संविधान का अंग किस वाद में यह घोषित हुआ? पहला जो वाद है 1950 का गोपालनवाद, संविधान का यह भाग नहीं है। इस वाद में क्या कहा गया प्रियम्बल के बारे में, कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, यह संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं और शक्ति का यह स्रोत नहीं। यह है 1950 का गोपालनवाद में प्रियम्बल के बारे में। इसके बाद बेरूबारी मामला 1960 में आया, और इसमें क्या कहा गया? मार्गदर्शक सिद्धांत, और यहां पर जो है संविधान का भाग नहीं है। मार्गदर्शक सिद्धांत है पर संविधान का भाग नहीं है। वही 1973 का केशवानंद भारती जो वाद है केरल का, इसमें कहा गया कि संविधान के भाग के रूप में इसे स्वीकार किया गया। यहां पर जो है प्रियम्बल को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और LIC मामला 1995 का जो है, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। याद रखिएगा, सभी मामला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उदेशिका में जो संशोधन है केशवानंद भारती वाद में 1973 में हुआ, और इसमें क्या संशोधन हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे।
तो संशोधन हुआ कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 3 जनवरी 1977 से जो है संशोधन प्रभावी हो गया। प्रस्तावना का जो महत्व है इस रूप में देख लेते हैं। 1960 का बेरूबारी जो मामला है, जब संविधान के मूल उपबंध अस्पष्ट हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। यह है इसका मतलब कि मतलब महत्व है। और सहायता ली जा सकती है क्योंकि संविधान के अन्य सभी उपबंधों के अधिनियम जो है अधिनियमित किए जाने के बाद उद्देशिका को अलग से पारित किया गया। 1973 का केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था, मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। इसके बाद कारखाना संशोधन विधेयक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 10 अगस्त कब? 10 अगस्त 2016 को कारखाना संशोधन विधेयक 2016 जो है लोकसभा में पारित हुआ। संशोधन के अनुसार अगर बात करें तो सेक्शन 64 के अंतर्गत मजदूरों के ओवर टाइम का समय 1 तिमाही में 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिसूचना के माध्यम से सेक्शन 65 के अंतर्गत ओवर टाइम सीमा के प्रति तिमाही 75 से बढ़ाकर 125 घंटे करने की अनुमति प्रदान की गई। और अत्यधिक कार्य दबाव या जनहित में सरकार को अतिरिक्त समय यानी ओवर टाइम की सीमा को 125 घंटे करने की अनुमति इन प्रावधानों के द्वारा प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने मजदूरों के ओवर टाइम की अधिकतम सीमा जो है वो 144 घंटे निर्धारित की है। विधेयक के प्रमुख जो प्रावधान है देख लेते हैं। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण इत्यादि जैसे विषयों को विनियमित करने वाले कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया जाएगा। यह अधिनियम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मजदूरों से संबंधित विभिन्न विषयों, दोहरा रोजगार, वरिष्ठ मजदूरों का कारखाने में जो रजिस्टर इसका विवरण रखा जाए इत्यादि और इसके संदर्भ में नियम बनाने की अनुमति प्रदान करता है। मजदूरों की आय में वृद्धि होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मेक इन इंडिया अभियान में सहायता मिलेगी, जबकि अतिरिक्त कार्य से श्रमिकों की सेहत पर जो है बुरा असर पड़ सकता है। तो विधेयक के जो प्रमुख प्रावधान है इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना जो है प्रतिक्रियाएं देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।